नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। क्या होते हैं रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, क्यों होता है और कैसे होता है, सारी चीजें बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले बता दूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं महिनाम टैक्स हेल्प यूट्यूब चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, यह स्टैंडर्ड क्यों लाया गया? बिजनेस में अक्सर रिलेटेड पार्टीज जैसे होल्डिंग, सब्सिडरी, रिलेटिव्स, डायरेक्टर्स आदि के बीच ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस हमेशा आर्म्स लेंथ बेसिस बाजार जैसी शर्तों पर नहीं होते। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सच्ची तस्वीर दिखाने के लिए इन रिलेशंस और ट्रांजैक्शंस का खुलासा करना जरूरी होता है। दूसरा, रिलेटेड पार्टी कौन होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के अनुसार 5 तरह के रिलेटेड पार्टी होते हैं। पहला, होल्डिंग सब्सिडरी, और दूसरा फिलो सब्सिडरी। उसके बाद दूसरा है एसोसिएट्स और ज्वाइंट वेंचर। तीसरा है ऐसे व्यक्ति जिनके पास वोटिंग पावर से कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और उनके रिश्तेदार। चौथा है की मैनेजमेंट पर्सनल्स, KMP और उनके रिश्तेदार। पांचवा है ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर बताए व्यक्ति या KMP का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तीसरा है रिलेटेड पार्टी कौन कौन नहीं माने जाएंगे। सिर्फ कॉमन डायरेक्टर होना जब तक वो दोनों कंपनियों की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस न करे। सिर्फ कॉमन डायरेक्टर होना जब तक वो दोनों कंपनियों की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस न करे। एक ही सप्लायर, कस्टमर, एजेंट, फ्रेंचाइजीज के साथ ज्यादा बिजनेस करना। प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, बैंक, ट्रेड यूनियंस, पब्लिक यूटिलिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सिर्फ नॉर्मल डीलिंग्स तक। कब डिस्क्लोज की जरूरत नहीं होती है? कॉन्फिडेंशियली लॉ या रेगुलेशंस जैसे बैंकों में कस्टमर सेक्रेटरी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ग्रुप के अंदर ट्रांजैक्शंस। स्टेट कंट्रोल्ड इंटरप्राइजेज के बीच डीलिंग्स। अगर ये तीनों चीज है तब डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं होती है। दोबारा बता दूं, कॉन्फिडेंशियली लॉ या रेगुलेशंस जैसे बैंकों में कस्टमर सीक्रेसी होती है, उस टाइम डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ग्रुप के अंदर ट्रांजैक्शंस। तीसरा है स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेज के बीच डीलिंग्स। पांचवा, जरूरी डेफिनेशंस। कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि 50% से ज्यादा वोटिंग पावर या बोर्ड कंट्रोल या सब्सटेंशनल इंटरेस्ट जिसमें 20% प्लस और एग्रीमेंट से कंट्रोल हो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है? डिसीजन मेकिंग में भागीदारी और 20% प्लस वोटिंग पावर या अन्य तरीकों से हो। ठीक है। KMP में क्या आ जाता है? MD मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर वो व्यक्ति जिसके इंस्ट्रक्शन पर बोर्ड काम करता है। रिलेटिव जैसे स्पाउस, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी। डिस्क्लोजर में क्या क्या बताना होता है? अगर रिलेटेड पार्टी के बीच ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसे डिस्क्लोज करो। पहला, रिलेटेड पार्टी का नाम। दूसरा, उसका रिलेशनशिप क्या है। तीसरा, ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, गुड्स है, सर्विसेज है, लोन है या फिर क्या है। ट्रांजैक्शंस की राशि क्या है, क्लोजिंग बैलेंस में आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स क्या है, प्रोविजन या राइट ऑफ की जानकारी क्या है। ठीक है। रेम्यूनरेशन ऑफ KMP भी डिस्क्लोज करना है, यानी जो डायरेक्टर्स है, जो MD है, उनके रेम्यूनरेशन को भी डिस्क्लोज करना होता है। डिस्क्लोजर के एग्जांपल्स और ट्रांजैक्शंस। पहला, गुड्स या असेट्स की खरीद बिक्री। दूसरा, सर्विसेज देना या लेना। तीसरा, लोन या फाइनेंस देना। चौथा, लीज, एजेंसी, अरेंजमेंट्स। पांचवा, गारंटी या कोलेटरल। पांचवा, एम्प्लॉइज की डेप्यूटेशंस, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद है इंपोर्टेंट पॉइंट
केवल उसी अवधि के ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज होंगे जब तक रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल, अगर जून तक रिलेशनशिप था तो अप्रैल से लेकर जून तक के ही ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करने होंगे, उसके बाद के नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 का मकसद क्या है? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिन लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज करना है या वो लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, उनको यह साफ पता चल सके फाइनेंशियल देखने के बाद कि कंपनी के रिजल्ट्स और पोजीशंस पर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस का क्या असर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स कीवर्ड प्लस एक्सप्लेनेशंस। आर्म्स लेंथ बेसिस, आर्म्स लेंथ बेसिस का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि किसी ट्रांजैक्शंस ऐसे होना चाहिए जैसे दो अजनबी पार्टीज इंडिपेंडेंट पार्टीज के बीच होता है। सीधा बात यह है कि इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शंस जो है वो ऐसे होना चाहिए जैसे दो अजनबी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टीज के बीच होता है, यानी फेयर मार्केट प्राइस पर, बिना किसी दबाव या फेवर के। रिलेटेड पार्टी ऐसे व्यक्ति या संस्था जिनसे कंपनी का खास रिश्ता हो, जैसे होल्डिंग या सब्सिडरी, पेरेंट चाइल्ड कंपनी, एसोसिएट्स या ज्वाइंट वेंचर्स, डायरेक्टर्स, केएमपी और उनके रिश्तेदार, कोई ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास कंट्रोल या इन्फ्लुएंस है। तीसरा, कंट्रोल, जब कोई पार्टी कंपनी के फैसले लेने की शक्ति रखती है, कंट्रोल हो सकता है। कंट्रोल का मतलब कि जब कोई पार्टी कंपनी के फैसले लेने का शक्ति रखती है, उसे कंट्रोल कहा जाता है। 50% से ज्यादा वोटिंग का पावर होना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेजोरिटी अपॉइंटमेंट करने से, एग्रीमेंट या स्टेच्यू में के आधार पर पॉलिसीज कंट्रोल करने से। ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है फैसलों में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजंस, लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं। नॉर्मली अगर किसी के पास 20% या ज्यादा वोटिंग पावर है तो उसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाता है। इन्फ्लुएंस रिप्रेजेंटेशंस, पॉलिसी मेकिंग, मैनेजेरियल इंटरचेंज या टेक्निकल डिपेंडेंस से भी हो सकता है। एसोसिएट्स, ऐसी कंपनी जिसमें इन्वेस्टिंग कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो ना तो सब्सिडरी है और ना ज्वाइंट वेंचर। ठीक है। ज्वाइंट वेंचर, जब दो या दो से अधिक पार्टीज किसी एक्टिविटी को ज्वाइंट कंट्रोल से चलाते हैं, मतलब डिसीजन सब मिलकर करेंगे, किसी एक का पूरा कंट्रोल नहीं होगा, तब उसे ज्वाइंट वेंचर कहा जाता है। की मैनेजमेंट पर्सनल्स, ठीक है, वो लोग जिनके पास कंपनी की एक्टिविटीज प्लान करने, डायरेक्ट करने और कंट्रोल करने का अधिकार होता है, वो की मैनेजमेंट पर्सनल KMP कहलाते हैं। एग्जाम्पल, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, कोई भी व्यक्ति जिसके इंस्ट्रक्शन पर बोर्ड काम करता है। ध्यान रहे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिर्फ नाम का डायरेक्टर KMP नहीं माना जाएगा। रिलेटिव, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के हिसाब से रिलेटिव का मतलब है हस्बैंड वाइफ, माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन। होल्डिंग कंपनी, वो कंपनी जिसके पास किसी दूसरी कंपनी सब्सिडरी पर कंट्रोल हो, उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। दोबारा बता दूं, वो कंपनी जिसके पास किसी दूसरी कंपनी पर कंट्रोल हो। सब्सिडरी क्या है? वो कंपनी जिसमें कोई दूसरी कंपनी होल्डिंग के पास 50% से ज्यादा शेयर्स हो, बोर्ड कंट्रोल करने की पावर हो, इसे सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। फिलो सब्सिडरी क्या होता है? दो ऐसी सब्सिडरीज जो एक ही होल्डिंग कंपनी के अंदर आती हो, उसे फिलो सब्सिडरीज कहते हैं। डिस्क्लोजर, इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में खुलासा करना, कंपनी को बताना होगा
कि किस रिलेटेड पार्टी से क्या ट्रांजैक्शंस हुआ, कितना हुआ और नेचर क्या था। कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता या राजदारी। कुछ केसेस में कानून या रेगुलेटर कहता है कि इंफॉर्मेशंस सीक्रेट रखनी होगी, जैसे बैंकों में कस्टमर डाटा। ऐसे केसेस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 डिस्क्लोजर की छूट देता है। नंबर 14, आउटस्टैंडिंग, बाकी रकम। बैलेंस शीट की तारीख पर रिलेटेड पार्टी से जुड़ा जितना पैसा अभी बाकी है, लोन या ट्रेड पेबल या रिसीवेबल इत्यादि इत्यादि। नंबर 15, राइट ऑफ या राइट बैक। राइट ऑफ मतलब किसी रिलेटेड पार्टी से पैसा नहीं मिलने पर उसे लॉस मान लेना। दूसरा राइट बैक, पहले जो बैड डेट्स लिखा था वो वापस मिल जाए तो उसे बुक्स में ऐड करना चाहिए। नंबर 16, रेम्यूनरेशंस, पारिश्रमिक, सैलरी, बोनस, अलाउंस या कोई भी पेमेंट जो केएमपी या उनके रिलेटिव्स को दिया जाता है या दिया गया हो, ये भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में डिस्क्लोज करना जरूरी है। कीवर्ड के अंदर कीवर्ड्स। डीप एक्सप्लेनेशंस। पहला, वोटिंग पावर। वोटिंग पावर क्या होता है? किसी शेयर होल्डर के पास कंपनी के फैसलों जैसे डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करना, अकाउंट्स अप्रूव करना, इसमें कितने प्रतिशत वोट डालने की शक्ति है। एग्जाम्पल, अगर किसी के पास 1000 में से 600 शेयर है तो उसकी वोटिंग पावर 60% है। तो वोटिंग पावर डिपेंड करता है कि कितने परसेंट शेयर जो है वो होल्ड करके रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो किसी शेयर होल्डर्स के पास जो है कंपनी के फैसलों जैसे डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करना, अकाउंट्स अप्रूव करना, इसमें कितने प्रतिशत वोट डालने की शक्ति है, इस पर डिपेंड करता है। दिस इज कॉल्ड वोटिंग पावर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का वह ग्रुप जो मेजर डिसीजन लेता है जैसे पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशंस, डिविडेंड आदि। यानी कंपनी का वह ग्रुप जो मेजर डिसीजन लेता है। मेजर डिसीजन में आ जाता है क्या क्या चीजें? पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशंस, डिविडेंड इत्यादि इत्यादि। इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर आदि शामिल होते हैं। मेजोरिटी यानी बहुमत, जब किसी के पास 50% से ज्यादा अधिकार, शेयर्स या बोर्ड मेंबर्स अपॉइंटमेंट करने की शक्ति हो, दैट्स कॉल्ड मेजोरिटी। सब्सिडियरी, सब का मतलब नीचे, वो कंपनी जो किसी बड़ी कंपनी होल्डिंग के कंट्रोल में हो, उसे सब्सिडियरी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स, अगर ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 70% शेयर है तो बी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड का सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी। पांचवा, एसोसिएट्स। एसोसिएट्स का मतलब पार्टनर जैसा होता है, पूरी कंट्रोल तो नहीं होती लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। एग्जाम्पल, ए लिमिटेड के पास सी लिमिटेड के 25% शेयर्स है, सी लिमिटेड ए लिमिटेड की एसोसिएट्स है, ठीक है। ज्वाइंट कंट्रोल, संयुक्त नियंत्रण, जब दो या उससे ज्यादा पार्टीज मिलकर किसी एक्टिविटी पर बराबर का कंट्रोल रखती है। जब दो या उससे अधिक पार्टीज मिलकर किसी एक्टिविटी पर बराबर का कंट्रोल रखे। एग्जाम्पल, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों मिलकर 50-50% कंट्रोल से एक नई कंपनी चलाए तो उससे केस में उसे ज्वाइंट वेंचर्स कहा जाता है, जब दोनों की हिस्सेदारी बराबर की हो। की मैनेजमेंट पर्सनल्स, KMP, इसमें भी कुछ सब कीवर्ड्स है। मैनेजिंग डायरेक्टर, MD, जो कंपनी का पूरा मैनेजमेंट संभालता है। होल टाइम डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर जो रोज कंपनी में काम करता है। मैनेजर, डे टू डे काम को कंट्रोल करता है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो सिर्फ नाम के लिए डायरेक्टर है और कोई डेली काम नहीं करते हैं। रिलेटिव, यहाँ भी छोटे कीवर्ड्स हैं, जैसे स्पाउस, दैट मीन्स कि हस्बैंड एंड वाइफ को स्पाउस कहा जाता है। सन या डॉटर, बेटा या बेटी। ब्रदर या सिस्टर, भाई बहन। फादर मदर, माता पिता, ठीक है।
आउटस्टैंडिंग आइटम्स, बकाया रकम, बैलेंस शीट में जो पैसे अभी बाकी है, रिकवर होने हैं या पे करने हैं। एग्जाम्पल, रिलेटेड पार्टी से 5 लाख उधार लिया है, ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, यानी कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी को पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, रिलेटेड पार्टी से 2 लाख लेना बाकी, ये आउटस्टैंडिंग एसेट्स है क्योंकि ये पैसे मिलने हैं। ठीक है। प्रोविजंस, प्रावधान, फ्यूचर में पॉसिबल लॉस के लिए पहले से अकाउंटिंग में अरेंजमेंट करना। एग्जाम्पल, अगर डाउट है कि रिलेटेड पार्टी से 1 लाख वापस नहीं मिलेगा तो उसके लिए प्रोविजंस बना दिया जाता है। गारंटी, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के लिए गारंटी देती है। एग्जाम्पल, होल्डिंग कंपनी बैंक से कहे अगर सब्सिडरी लोन नहीं चुकाएगी तो मैं चुकाएगा, उस टाइम उसे गारंटी कहा जाता है। कोलेटरल, जमानत या सिक्योरिटी, लोन के बदले रखा गया सिक्योरिटी। अगर सब्सिडरी को लोन चाहिए तो होल्डिंग अपनी प्रॉपर्टी कोलेटरल के रूप में रखेगी। एजेंसी अरेंजमेंट्स, एजेंसी व्यवस्था, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के लिए एजेंट बनकर काम करे। एग्जाम्पल, सब्सिडरी किसी एसोसिएट्स के प्रोडक्ट्स बेचने का एजेंट बन जाए। ठीक है। तो उसके बाद है राइट ऑफ, राशि काटना, जब कोई पैसा वापस मिलने की उम्मीद ना हो तो उसे बुक्स से हटा देना। एग्जाम्पल, रिलेटेड पार्टी से 50,000 वापस नहीं मिला, इसे राइट ऑफ कर दिया। राइट बैक, पहले जो पैसा लॉस मानकर बुक से काट दिया गया था वो अचानक मिल जाए तो उसे बुक्स में वापस जोड़ना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 क्या कहता है। एक बार फिर से समराइज कर दो कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 है उसके अंतर्गत रिलेटेड पार्टी का ट्रीटमेंट होता है, डिस्क्लोजर होता है फाइनेंशियल में। क्यों होता है? ताकि कोई भी जो बैलेंस शीट का यूज करते, जो फाइनेंशियल का यूज करते हैं, जैसे कोई इन्वेस्टर हो गया, जैसे अगर किसी को लोन देना है, बैंक लोन देती है तो वो फाइनेंशियल देखती है। तो इसी प्रकार से वैसे लोग या वैसी संस्था जो फाइनेंशियल का यूज करती है तो उन लोगों के लिए काफी बेहतर साबित होता है। ये देखकर उन्हें पता चलता है कि कंपनी की जो रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस है उससे फाइनेंशियल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। डिस्क्लोज करने का मकसद क्या है? डिस्क्लोज करने का मकसद ये है कि जो ट्रीटमेंट एक कंपनी किसी अनजान पार्टीज के साथ करती है, क्या वही ट्रीटमेंट अपने रिलेटेड पार्टी के साथ कर रही है या नहीं कर रही है। कितना रकम रिलेटेड पार्टी का बकाया है कंपनी के बुक्स में और कितनी लायबिलिटी बकाया है, सारी चीजें कैलकुलेट होती है और उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्क्लोज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में सीखा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर्स को रखती है, कैसे काम होता है, और मैंने एक एक कीवर्ड्स को इस वीडियो में जो है वो क्लियर किया है। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं, यह स्टैंडर्ड क्यों लाया गया? क्योंकि बिजनेस में अक्सर रिलेटेड पार्टी जैसे होल्डिंग, सब्सिडी, रिलेटिव डायरेक्टर्स आदि के बीच ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस हमेशा आर्म लेंथ बेसिस, बाजार जैसी शर्तों पर नहीं होते हैं। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सच्ची तस्वीर दिखाने के लिए इन रिलेशंस और ट्रांजैक्शंस का खुलासा करना जरूरी होता है। रिलेटेड पार्टी कौन होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार 5 तरह के रिलेटेड पार्टी होते हैं: होल्डिंग सब्सिडरी, फिलो सब्सिडरी, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर। ऐसे व्यक्ति जिनके पास वोटिंग पावर से कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और उनके रिश्तेदार। की मैनेजमेंट पर्सनल, केएमपी और उनके रिश्तेदार। ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर बताए गए व्यक्ति केएमपी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। रिलेटेड पार्टी कौन नहीं माने जाते हैं? सिर्फ कॉमन डायरेक्टर होना रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाता जब तक वो दोनों कंपनियों की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस ना करे। एक ही सप्लायर, कस्टमर, एजेंट, फ्रेंचाइजीज के साथ ज्यादा बिजनेस करना, इस केस में उसे रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, बैंक या ट्रेड यूनियंस, पब्लिक यूटिलिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सिर्फ नॉर्मल डीलिंग तक। कब डिस्क्लोज की जरूरत नहीं पड़ती है? कॉन्फिडेंशियली लॉ या रेगुलेशंस, जैसे बैंकों में कस्टमर सेक्रेसी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ग्रुप के अंदर ट्रांजैक्शंस। स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेस के बीच डीलिंग। जरूरी डेफिनेशंस, कंट्रोल का मतलब होता है 50% से ज्यादा वोटिंग पावर। ठीक है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग में भागीदारी। केएमपी का मतलब होता है एमडी या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर।
रिलेटिव का मतलब होता है स्पाउस, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी। डिस्क्लोजर में क्या क्या बताना चाहिए, अगर रिलेटेड पार्टी के बीच ट्रांजेक्शन हुआ है तो डिस्क्लोज करना होता है रिलेटेड पार्टी का नाम, उसका रिलेशनशिप, ट्रांजेक्शन का नेचर, गुड सर्विस लोन क्या है, ट्रांजेक्शन की राशि, क्लोजिंग बैलेंस में आउटस्टैंडिंग अमाउंट, प्रोविजंस या राइट ऑफ की जानकारी। तो ये जो 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको आपको ध्यान रखना है कि रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन जो आप डिस्क्लोज करोगे तो उससे पहले क्या वर्किंग बनाओगे, उसका नाम लिखोगे, क्या रिलेशनशिप है वो लिखोगे, नेचर लिखोगे ट्रांजेक्शन का कि किस टाइप्स के ट्रांजेक्शन है, उसकी अमाउंट लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस में कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो लिखोगे, कितना लेना है वो लिखोगे, कितना देना है वो लिखोगे, और प्रोविजंस लास्ट में प्रोविजंस जो बनाओगे वो लिखोगे। ठीक है, उसके बाद रेम्यूनरेशन लिखोगे डायरेक्टर या कि डायरेक्टर जो होते हैं उनके। ठीक है, डिस्क्लोज के एग्जांपल्स जैसे क्या क्या चीजें आपको डिस्क्लोज करने के लिए वर्किंग बनानी है, जैसे गुड्स या एसेट्स की खरीद बिक्री हुई है तो उसकी वर्किंग बनानी होगी, सर्विसेज दे रहे हो या ले रहे हो उसकी वर्किंग बनानी होगी, लोन या फाइनेंस ले रहे हो या दे रहे हो उसकी वर्किंग बनानी होगी, लीज एजेंसीज अरेंजमेंट्स के लिए बनानी होगी, गारंटी या कोलेट्रल के लिए बनानी होगी, इंप्लॉइज की डेप्यूटेशन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बनानी होगी। इंपोर्टेंस पॉइंट, केवल उसी अवधि के ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करना है जब तक रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 का क्या मकसद है कि जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उनको साफ पता चल सके कि कंपनी के रिजल्ट्स और पोजीशन पर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस का क्या असर है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 जो है वो रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर्स है। तो इस वीडियो में फाइनली आप लोगों ने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, कैसे फाइनेंशियल्स में इसका यूज होता है और इसके क्या कायदे कानून है, क्या नियम है, क्या क्या चीजें देखनी होती है, सब कुछ हमने सीखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे थे महिनाव टेक्स हेल्प यूट्यूब चैनल। मैं इस तरह के वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।